गरीब सास बहू के साथ पतियों का धोखा। माया और रुबीना अचानक से घर पहुंचकर अपने पतियों को एक तेज तर्रार चांटा मारती है। आप इतना गिर जाएंगे ये कभी मैं सोच भी नहीं सकती थी। अरे जरा अपनी उम्र का तो लिहाज कीजिए। इस समय कौन सी जवानी निकल कर आ गई जो आप रोक नहीं पाए। और प्रवीण, आप तो मुझसे बहुत प्यार करते थे, मेरे सिवा किसी को देखते तक नहीं थे पहले। और अब ऐसा क्या हुआ जो मुझसे मुंह फेर लिया, मुझसे झूठ बोला और मेरे पीठ पीछे ये किया। और दुख की बात तो ये है कि इसमें पापा जी भी आपके साथ शामिल हैं। क्यों पापा जी, आपने माँ को धोखा क्यों दिया? रुबीना अपने पति की कॉलर पकड़कर उसे झटकने लगती है और दोनों बहुत रोती हैं। आखिर दोनों पत्नियों को ऐसा क्या धोखा मिला जिस कारण पत्नियों ने उन्हें चांटा जड़ दिया। पूरी बात क्या है ये जानने के लिए कुछ समय पीछे चलते हैं। रुबीना रसोई में खाना बना रही थी, तभी परवीन उसे पीछे से पकड़ लेता है और कहता है, अरे नहाने के बाद जो तुम्हारे बदन से ये सौंधी सौंधी खुशबू आती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, मेरा नाश्ता कब दोगी? या तो मैं ही। अरे आप पागल हो क्या, कुछ भी बोलते हो। आलू का पराठा तैयार है। तुम्हारे आलू के पराठे में जो स्वाद है ना, कसम से रुबीना मजा आ जाता है खा। बहुत अच्छा बनाती हो, मैं इन्हें खाकर मोटा ना हो जाऊं। मेरे प्यार में थोड़ा मोटा हो जाना। तभी माया आवाज लगाते हुए रसोई में आती है और दोनों अलग हो जाते हैं। अरे रुबीना, खाना बन गया? और प्रवीण, तू यहाँ क्या कर रहा है? माँ, मैं खाना लेने आया था, चलता हूँ। बहू, चाय दे दे, तेरे पापा जी के लिए ले जाऊं। ये लीजिए माँ जी, चाय कम चीनी वाली। जब माया अपने पति सुरेश के लिए चाय ले जाती है, तब से दोनों आंखों में आंखें डालकर चाय पीते हैं। आप मुझे ऐसे क्यों घूर कर देख रहे हैं? 50 साल हो गए। 50 हो या 55, तुम्हें जितना देखूं उतना कम लगता है मेरी दिलरुबा। तभी शर्मा कर माया उठ जाती है। तभी सुरेश उसके पीछे पीछे जाता है और गुलाब तोड़कर देने लगता है। तभी माया गुनगुनाते हुए कहती है, क्यों आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह, क्या मेरे दीवाने हो? नहीं नहीं, हाँ, मेरी दिलरुबा जाने मन, जाने जहां हूँ मैं तुम्हारा दीवाना। बच गए आप, वरना मैं आपको छोड़ती नहीं। ये मंजर देखकर रुबीना कहती है, माँ जी, पापा जी आज भी पुराने हीरो हीरोइन की तरह एक दूसरे से प्यार करते हैं और साथ रहते हैं। भगवान इनकी जोड़ी को हमेशा सलामत रखे। ऐसे ही वक्त बीतता है। प्रवीण धीरे धीरे रुबीना से दूर होने लगता है। वहीं घर पर राशन पानी को लेकर हिसाब किताब करने में माया और उसके पति सुरेश में भी झगड़ा होने लगता है। प्रवीण काम के वक्त अक्सर क्लब जाया करता था, जहां उसकी मुलाकात मलाइका से होती है, जो कि बहुत खूबसूरत थी। प्रवीण उस लड़की से धीरे धीरे बातचीत करने लगता है, तो दोनों में दोस्ती हो जाती है। मलाइका बहुत ही अमीर लड़की थी। फिर प्रवीण उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है। रुबीना बहुत सांवली थी, इसलिए वो रुबीना को मलाइका के लिए उसे धोखा दे रहा था। रुबीना रसोई में खाना बनाते हुए कहती है, पता नहीं क्यों प्रवीण जी अब मुझसे मुरझाए हुए रहते हैं, लड़ते हैं, डांटते हैं। पहले कितना प्यार करते थे, गुलाब लाते थे, लेकिन अब कुछ भी नहीं। पता नहीं क्या हो गया है उन्हें। वहीं सुरेश नाई की दुकान पर जाता है तो उसकी नजर अपने बेटे प्रवीण पर पड़ती है, जो एक गोरी चिट्टी लड़की छोटे कपड़े में उसके साथ खिलखिला रही थी। प्रवीण, उस लड़के का तुमने बहुत बुरा हाल कर दिया। सच में मजा आ गया देखकर। अब तुम्हें अजीब निगाहों से देखेगा तो उसका हाल तो वही बनना था ना। जाने मन। ये प्रवीण किसी गैर लड़की के साथ उसका हाथ पकड़कर क्यों है? मुझे उससे पूछना ही होगा। घर जाकर अभी चुप रहने में ही भलाई है। ये बोलकर नाई की दुकान पर अपने बाल कटवाने चला जाता है। शाम को जब घर पर प्रवीण आता है तो उसे अकेले में बात करते हुए कहता है, जल्दी बता, आज तू किस लड़की के साथ था, वो भी उसका हाथ पकड़े हुए? तुझे शर्म नहीं आती? तू एक शादीशुदा है और बहू को धोखा दे रहा है। पापा, आपने कब देख लिया मुझे? मेरी बात का जवाब दे, वरना बहू को बता दूंगा। नहीं पापा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? और घर की दाल कब तक खाएंगे? बाहर की बिरयानी भी तो खानी चाहिए ना। मैं थक चुका हूं अपनी पत्नी से, और वो इतनी सुंदर भी नहीं है। मलाइका देखो कितनी अच्छी है,
और वो बहुत अमीर है, मुझ पर पैसे खर्च करती है। आप चाहो तो मैं आपका भी यही जुगाड़ करवा सकता हूँ। बदतमीज, तेरी जुबान नहीं कतराई मुझसे ऐसे शब्द बोलते हुए। पापा ध्यान से सोचो, मैंने मलाइका की माँ को देखा है, वो बहुत सुंदर है और उनका पति 3 साल पहले उन्हें छोड़कर चला गया। आप उनके साथ वक्त गुजार सकते हैं, बातें कर सकते हैं, वो आप पर बहुत पैसा खर्च करेंगे जैसे मलाइका मुझ पर करती है। सुरेश उसकी ये बात सुनकर चला जाता है। 3-4 दिन बहुत सोचने पर वो अपने बेटे को इस बात के लिए हाँ कर देता है और प्रवीण अपने पिता को मलाइका की माँ अनीता से मिलाता है। दोनों शर्मा शर्मा कर बातें करते हैं। 5-6 बार मुलाकात में वो बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और दोस्त से फिर वो कपल बन जाते हैं और एक साथ कॉफी पीते हुए कहते हैं, अनीता जी, आप बहुत सुंदर हैं, अपनी बेटी से भी ज्यादा। मैं आपके लिए नगमा पढ़ना चाहता हूँ। सच में? सुनाइए। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहां मैं हूँ वहां, अब तो तेरे बिन जीना है सजा। अरे वाह, आप बहुत सुरीला गाते हैं। मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। आपकी पत्नी को बुरा नहीं लगेगा आप हमसे इस तरह मिल रहे हैं? अनीता जी, मुझे किसी चीज का गम नहीं है जब आप मेरे साथ हैं। इसी बात पर आप ब्राउनी खाओ, यहाँ की सबसे महंगी डेजर्ट है। अरे वाह, प्रवीण ने तो मेरी लॉटरी लगा दी। खूब खर्च करती है ये औरत मुझ पर। इस तरह दोनों बाप बेटे अफेयर चलाकर अपनी पत्नियों को धोखा देते हैं। इस बात से दोनों अनजान थी। दोनों की गर्लफ्रेंड उनसे उनके घर पर आने की डिमांड करती है। प्रवीण, मुझे अपने घर पर बुलाओ ना, मुझे तुम्हारा घर देखना है, माँ भी बोल रही थी। ठीक है, मैं पापा से बात करता हूँ। तभी प्रवीण घर जाकर सुरेश से मलाइका की बात करता है। फिर दोनों पति अपनी पत्नियों को बेवकूफ बनाकर उन्हें मायके जाने के लिए बार बार कहते हैं, जिससे वो 4-5 दिन के लिए अपने अपने मायके चली जाती हैं और खुश रहती हैं। उसी बीच उतने दिन के लिए दोनों अपनी गर्लफ्रेंड्स को अपने घर ले आते हैं, जहां सुरेश अनीता को अपने हाथ से सूप पिलाकर कहता है, कैसा लगा तुम्हें ये सूप? बहुत अच्छा बनाया है सुरेश तुमने। वहीं दूसरी ओर प्रवीण भी मलाइका के साथ रोमांस करता है। 2 दिन ऐसे ही रहते हैं। वहीं रास्ते में आते वक्त सास और बहू कहती है, अच्छा हुआ माँ जी जो आपसे मेरी बात हो गई और आप रास्ते में ही मिल गई। मन नहीं लग रहा था, उनके बिना आपका भी नहीं लगाना, इसलिए मैंने तेरी बात सुनकर सरप्राइज देना चाहा। सुरेश और प्रवीण खुश हो जाएंगे। माँ जी, हम 5 मिनट में घर पहुँचने वाले हैं। थोड़ी देर में दोनों घर पहुंच जाते हैं, जहां हॉल में चारों गाना बजाकर डांस कर रहे थे। ये मंजर देखकर माया रुबीना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो गुस्से से अपने पतियों को चांटा मारकर कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये करने की? आपने मुझे धोखा दिया। क्यों? मैं सोच भी नहीं सकती आप मेरे साथ धोखा कर सकते हैं। और प्रवीण, आपने भी मुझे इस लड़की के लिए धोखा दिया। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, उससे, उसके लिए। और पापा, आप तो माँ से बहुत प्यार करते हैं, फिर हाउ डेयर यू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रवीण को मारने की? बॉयफ्रेंड है वो मेरा और वो पति है मेरे। क्या प्रवीण, तुमने मुझसे झूठ बोला? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी बेटी को धोखा दिया है? तुम्हें तो पुलिस के हवाले कर दूंगी। मैं शादीशुदा होकर मेरी बेटी का फायदा उठाया और सुरेश, तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। तुम तो प्यार करते हो ना मुझसे, और भगाओ इस औरत को। अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अनीता, मुझे माफ कर दो, मैं अपने बेटे की बातों में बहक गया था। तुमने अपनी पत्नी के साथ हमें भी धोखा दिया है, झूठे वादे किए हैं। उम्मीद करती हूँ तुम्हारी पत्नियां तुम्हें सजा देंगी। ऐसा कहकर माँ बेटी वहां से चली जाती हैं। तभी प्रवीण और सुरेश गिड़गिड़ाकर उनसे माफी मांगते हैं। प्रवीण, तुमने अपना तो घर बर्बाद किया, लेकिन तुमने माँ जी पापा जी का भी घर बर्बाद करवाया। रत्ती भर भी शर्म नहीं आई। मुझे माफ कर दो रुबीना, मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था। बस एक मौका दे दो, फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। हाँ माया, सबसे ज्यादा प्यार मैं सिर्फ तुमसे ही करता हूँ, अनीता से नहीं कर पाया। ठीक है, हम आपको माफ करते हैं। इस तरह धोखा खाने के बाद भी दोनों पत्नी अपने पति को एक मौका और दे देती हैं। बबीता रजाई में आराम से सो रही थी। तभी अलार्म में 8 बजते हैं और नींद में बबीता उस अलार्म को बंद कर देती है। तभी हाथ में कॉफी लिए उसकी माँ पुष्पा आकर कहती है, अरे बबीता बेटा, और कितना देर सोती रहेगी? चल उठ जा, 8 बज रहे हैं।
कॉफी पी ले अपनी। माँ सोने दो ना, मेरा उठने का मन नहीं कर रहा, बहुत सर्दी हो रही है। इतनी बड़ी ऊँटनी हो गई है, फिर भी मुझे तुझे रोज सुबह उठाने के लिए आना पड़ता है। उठ रही है या नहीं बेटा? अभी तो मायके में है, जब ससुराल जाएगी तो सुबह सुबह उठना पड़ेगा। वहां तेरी सास तुझे छोड़ेगी नहीं, यहाँ तो मैं हूँ जो अभी तक तेरा काम कर देती हूँ। माँ वहां पर भी पड़ी रहूंगी मैं, कर लेगी मेरी सास। काश मुझे आपके जैसी सास मिल जाए जिससे मुझे काम न करना पड़े। हाँ बड़ा, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, तेरी रजाई ही मुझे खींचनी पड़ेगी, फिर ठंड लगेगी तो उठ जाएगी। ऐसा कहकर पुष्पा उसकी रजाई खींच लेती है। तभी बबीता ठंड से उठ जाती है। अब चुपचाप उठ और ऑफिस जा, वरना घर की सफाई करियो और तांड पर भी चढ़कर सफाई करेगी। नहीं नहीं, मुझे कोई सफाई नहीं करनी, मैं जा रही हूँ ऑफिस। पता था सफाई के नाम से फटाफट ऑफिस भागेगी। तभी बबीता फटाफट ऑफिस भाग जाती है। फिर शाम को वापस घर आकर कहती है, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, खाना बना दो। आज क्या है? आज तो थर्सडे है, इसका मतलब आज मुझे बनाना है। अब जाकर हाथ मुंह धोकर खाना बना, मैंने नहीं बनाया। माँ आज मैं बहुत थक गई हूँ, ऑफिस में बहुत काम था, मुझसे काम नहीं होगा और ठंड भी लग रही है। मैं हीटर के सामने बैठ रही हूँ, प्लीज आप खाना बना दो। कर दी ना तूने वही वाली बात, बेटा काम करने लग जा, आदत डाल ले। ससुराल में कोई तेरी ठंड नहीं देखेगा, काम हर हालत में तुझे ही करना होगा। मुझे भी तो ठंड लगती है, पर मेरे बारे में नहीं सोचती। माँ अगले हफ्ते पक्का खाना बनाऊंगी, अब आप क्यों सास बन रही हो अभी से? उसकी ये बात सुनकर पुष्पा फटाफट खाना बनाकर उसे दे देती है और हैरानी से बबीता कहती है, अरे वाह माँ, आधे घंटे में आपने इतनी जल्दी खाना कैसे बना लिया? जैसे बनाते हैं, तू होती तो 2 घंटे भूखा मार देती सबको, तब बनाती खाना। ये तो आपने बिल्कुल ठीक बोला। सुधर जा बेटा सुधर जा, अभी भी वक्त है। खाना खाने के बाद पुष्पा बबीता से कहती है, तेरा काम कर दिया मैंने, अब जाकर रसोई साफ कर और बर्तन भी। माँ ठंड लग रही है, मुझसे नहीं होगा काम, ठंडे पानी में हाथ जम जाएंगे मेरे। गर्म पानी रखा है, जा बर्तन मांझ, हाथ नहीं जमेंगे। बहुत काम से बचती है तू, मुझे माँ के शातिर दिमाग से कोई नहीं बचा सकता। चलो बर्तन मांजने। तभी माँ के कहने पर बबीता बर्तन साफ करती है और पानी को छूते ही कहती है, गर्म पानी छूकर भी बहुत ठंड लग रही है, ठंडे ठंडे पानी से बर्तन साफ करना आना चाहिए। गर्मी लगे या ना लगे, काम जरूर करना चाहिए। वक्त बीतता है, बबीता को सारा काम अच्छे से आता था, फिर भी वो ठंड में आलस्य से काम करती नहीं थी, पर पुष्पा उसे जबरदस्ती करवाया करती थी। अगले साल पुष्पा अपनी बेटी की शादी राहुल नाम के लड़के से कर देती है, जहां ससुराल में वो सबको खुश रखती है। पर 3 महीने बाद ही दिसंबर का महीना लग जाता है और फिर से बबीता को ठंड के कारण आलस आता है। एक सुबह वो बहुत देर तक सो रही थी, तभी राहुल उससे कहता है, बबीता कितनी देर सोओगी? जानती हो ना माँ को टाइम पर चाय नाश्ता चाहिए होता है। राहुल जी मुझे सोने दीजिए, मुझे ठंड लग रही है, एक और कंबल डाल दीजिए। माँ के आने से पहले उठ जाओ, ठंड तो 4-5 महीने रहेगी, तब तक बिस्तर में रहोगे क्या? राहुल के इतना कहने पर भी बबीता नहीं उठती, पर जैसे ही उसे अपनी सास की आवाज आती है वो झट से उठकर बैठ जाती है और तैयार होकर फटाफट से उसके लिए चाय बनाकर 15 मिनट में यशोदा के सामने हाजिर हो जाती है। माँ जी चाय पी लीजिए। इतनी देर कहाँ लग गई तुझे? कब से आवाज लगा रही हूँ। वो माँ जी मैं काम कर रही थी तो सुन नहीं पाई पहली आवाज। ठीक है, जैसे गर्मी में टाइम से उठकर खाना बनाती थी ऐसे बनाया कर अब भी। माँ जी ठंड इतनी पड़ रही है कि काम जल्दी जल्दी नहीं हो पाता, ना जल्दी उठने का मन करता है। अपनी दिक्कतें मुझे मत बता, काम तो सारा समय पर ही होगा चाहे कुछ भी हो, इसीलिए कल से लेट नहीं होना चाहिए। अब जा, कपड़े गंदे पड़े हैं उन्हें धो दे, और हाँ राशन ले आई हूँ साफ कर दिए, अब धोकर धूप में डाल दे। जी माँ जी। ये कहते ही बबीता खाना बनाकर ठंडे पानी में कपड़े धोती है और कहती है, बाप रे बाप, कितना ठंडा पानी है, मेरे तो हाथ बर्फ जैसे जम गए।
मुझसे नहीं धुल रहे कपड़े। पर माँ जी ने कहा है तो मुझे धोने ही पड़ेंगे। इसके बाद और भी काम है और सारे ठंडे पानी का है। इस तरह बबीता सारे काम कर लेती है पर उसके हाथ सूज जाते हैं। एक दिन ठंड से कांप कर वो अपने कमरे में आकर राहुल से कहती है, राहुल जी, एक हीटर ले आइए, मुझसे सर्दी झेली नहीं जाती। देखिए ना, उंगलियां सूज गई है। मुझे आदत नहीं है ना, अपने घर नहीं करती थी। जानता हूँ तुम्हारी पहली सर्दी है और चिंता मत करो, कल हीटर ले आऊंगा मैं, ठीक है? शुक्रिया राहुल जी। तभी सास आकर कहती है, कोई जरूरत नहीं है हीटर लाने की, बहू लकड़ियां जला ले, बिजली का बिल आएगा। सर्दी के मौसम बिजली बचाने के होते हैं। सास की बात सुनकर बबीता चुप हो जाती है। वक्त बीतता है। अब उसकी 1 साल की छोटी बच्ची थी जिसे सर्दियों में उसका ख्याल रखना होता था। तभी सास अपनी पोती को गोद में लेकर कहती है, अरे बहू, तूने इसे इतने मोटे कपड़े क्यों पहनाए हैं? टोपा, जुराब, स्वेटर। माँ जी, मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची को सर्दी लगे। ठीक है, मैं इसे संभालती हूँ, तू जाकर काम कर ले घर के। बबीता घर के सारे काम कर लेती है। इसके बाद उसकी उंगली और ज्यादा सूजकर दर्द करने लगती है और वो अपने कमरे में रोते हुए कहती है, माँ बिल्कुल ठीक कहती थी कि ससुराल जाऊंगी तब करना पड़ेगा। यहाँ मेरी सास के सामने बिल्कुल नहीं चलती थी और वहाँ माँ मेरे बिस्तर पर खाना ले आया करती थी। ऑफिस से आकर भी मैं खाना नहीं बनाती थी तो माँ ही किया करती थी। अरे बेटा, तू आ गई ऑफिस से? बेटा आज मुझे, माँ कुछ मत कहो, मेरी हालत खराब है। देखना कितना बुखार है ठंड की वजह से मुझे। मैं आराम कर रही हूँ, हल्दी का दूध ले आना। ठीक है, मैं ले आऊंगी। पुष्पा को भी 103 बुखार था। बावजूद इसके वो सारा खाना बनाकर अपनी बेटी को दूध और दवाई देकर सो जाती है। अगले दिन जब वो उठ नहीं पाती तो बबीता घबरा कर कहती है, माँ क्या हुआ आपको? बुखार कैसे हो रहा है? अरे बेटा, बुखार आ रहा है कल से। माँ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? इतना काम करती हो पर अपने बारे में मुझे कुछ नहीं बताती। क्या बताती? कल तुझे भी बुखार था, तुझसे खाना बनता नहीं, इसलिए मैंने ही बना दिया। तभी अचानक से डोरबेल बजती है और बबीता अपने बीती बातों से बाहर आती है। ये क्या? लगता है मैं माँ को याद करने लगी थी। 4 बज गए, शाम की चाय बनानी होगी और मुन्नी को भी देखना होगा। बबीता चाय बनाकर सास को देती है और कहती है, बहू, 1 कप चाय से क्या होगा? अपनी माँ को तो चाय दे दे। क्या माँ आप आ गई? तभी बबीता अपनी माँ के गले लगकर रोने लगती है। अरे क्या हुआ? तू इतना रो क्यों रही है? मैं तेरे लिए और मुन्नी के लिए क्या लेकर आई हूँ? सर्दी के कपड़े, और तेरे लिए गजक, और समधन जी आपके लिए ये ऊन का स्वेटर मैंने अपने हाथ से बनाया है। शुक्रिया समधन जी। बहू, तू रो तो ऐसे रही है जैसे जेल में बंद थी। नहीं माँ जी, इतने दिनों बाद माँ को देखा तो आंसू छलक गए। सास कमरे में सामान रखती है तो पुष्पा अपनी बेटी को सूजी हुई उंगलियां दिखाकर कहती है, लगता है मेरी बेटी बहुत समझदार हो गई है। यहाँ का सारा काम करती है ना? दवाई लगा लेना। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कहती थी, ससुराल जाकर करना पड़ता है। जितना माँ आप मेरे लिए करती थी उतना तो शायद मैंने कभी आपके लिए किया ही नहीं। कैसी बेटी हूँ माँ मैं। आप तो मुझे बर्तन धुलवाने के लिए गर्म पानी देती थी, पर यहाँ तो ठंडे पानी से ही सारा काम करना होता है। माँ जी बहुत बचत करती हैं। आई लव यू माँ, आप बहुत अच्छी हो और मैं भी अच्छी माँ बनूंगी अपनी बेटी के लिए, मुझे पूरा भरोसा है। दरवाजे पर खड़े होकर सास माँ बेटी की बात सुनती है, जिससे उसे अपने कठोरपन का एहसास होता है। इसलिए वो बबीता को बार बार कहना छोड़ देती है और उसके लिए हीटर लगा देती है और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। आसमान से बर्फ के टुकड़े पूस के सर्दी भरी रात में कहर ढा रहे थे। ठंड की बहती बयार सहारनपुर गांव में सनसना रही थी। ठंड में ठिठुरती हुई वह गरीब माँ जानकी मंदिर की सीढ़ियों पर भीख की आस में हाथ पसारे बैठी थी। भंडारा बटना शुरू हो गया है, जल्दी से लाइन में लग जाती हूँ। जानकी जल्दी से कतार में खड़ी होती है और बार बार कतार में लगकर भंडारे के खाने से भरी थाली बटोरने लगती है। शुक्रिया भगवान, आज मेरी बेटियों को अच्छा खाना मिलेगा। बस मुझे जल्दी से घर पहुंचना होगा। मेरी 5 बेटियां मेरा इंतजार कर रही होंगी।
जानकी का फूस का कच्चा घर रेलवे फाटक के पार बना हुआ, मंदिर के सभी भिखारियों का डेरा भी वहीं था। कुछ ही पल में हालातों की मारी वह गरीब माँ घर की चौखट के भीतर कदम रखती है, जहाँ उसकी चारों बेटियां हेमा, रेखा, बबीता और सरिता 6 महीने की रोती हुई पारुल को चुप करा रही थी। माँ आप आ गई, देखो ना पारुल चुप नहीं हो रही है, कब से रो रही है। अपनी माँ के हाथों में खाने से भरी 4 थालियां देखकर उन मासूम बहनों के मुरझाए हुए चेहरे खुशी से खिल उठते हैं और 4 साल की हेमा कहती है, अरे वाह माँ, पूरी सब्जी लेकर आई हैं, आज तो मैं पेट भर कर खाऊंगी। हाँ सचमुच, आज तो हम बहनों की बल्ले बल्ले हो गई, पूरी सब्जी और हलवा भी है, चलो साथ मिलकर खाते हैं। सरिता, रेखा और हेमा तो खाने पर टूट पड़ती हैं, मगर 5 बहनों में बड़ी 10 साल की बबीता अपनी माँ से कहती है, माँ आप भी आओ ना। अरे नहीं बबीता बिटिया, मैंने तो मंदिर में ही भरपेट खा लिया था, अगर एक कौर और खाया तो पेट फट जाएगा। इतने के बाद बबीता अपनी बहनों के साथ खाने बैठ जाती है। वह दिन उस गरीब माँ की बेटियों के लिए किसी दावत से कम नहीं था। वहीं दूसरी ओर माँ के मुरझाया चेहरा चीख चीख कर उसके भूखे होने की गवाही दे रहा था। वह ममतामयी माँ अपनी बेटियों के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी, मगर सामर्थ्य उसका साथ नहीं दे रहा था और बच्चियों की भूख मिटाने की होड़ में वह ममतामयी माँ भिखारी बन गई। समय गुजरता गया, फिर एक रात जानकी के मन में हलचल उठती है। वक्त मेरे हाथों से रेत के जैसे फिसल रहा है। राजेश के जाने से पहले बस टुकड़ों में दिन काट रही थी। भीख मांगकर भी बड़ी मुशक्कत के बाद मैं अपनी 5 बेटियों का पेट भर पाती हूँ। अब तो पारुल भी अपनी बड़ी बहन बबीता से घुल मिल गई है। अब तो मुझे मेहनत के मोड़ पर कदम रखना होगा। अगली सुबह जानकी बबीता को बोलकर काम की खोजबीन में निकल पड़ती है। कुछ दूर आने के बाद उसकी नज़र मलबे में काम कर रही महिलाओं पर जा रुकती है, जिसके बाद वो वहाँ के मालिक सतलाल से जा मिलती है। सेठ जी, मेहरबानी करके मुझ मजबूर माँ को भी इस मलबे में काम दे दीजिए। मेरे कांधे पर 5-5 बेटियों का पेट भरने का भार है। उस गरीब माँ के अस्त व्यस्त हुलिये और गिड़गिड़ाहट को देख सतलाल का मन पसीज पड़ता है। बिलखना बंद करो बहन, आकाश के पंछियों से सीखो, जो न तो बोते हैं न काटते हैं, केवल बटोरते हैं। आज से तुम ये काम करो। शुक्रिया भैया मुझे ये काम देने के लिए। उस दिन के बाद से वह गरीब माँ मगन होकर मेहनत करने लगती है। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है। ये लो जानकी बहन, तुम्हारा महीने भर का मेहनताना पूरे 10,000 है, गिन लो। ये देखकर उस माँ की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। क्या हुआ जानकी बहन, तुम ठीक तो हो? बस गुजरी जिंदगी याद आ गई भैया, जब ये माँ भिखारियों के बीच दिन भर बैठकर पाई पाई के लिए हाथ पसारती थी। अब मैं उनसे अपनी बेटियों की खुशी खरीद सकती हूँ। चलती हूँ। जानकी खुशमन से घर आती है और अपनी बेटियों से बोलती है, मेरी प्यारी बेटियों, कल से तुम बाकियों की तरह स्कूल जा सकोगी। मगर माँ, अगर हम स्कूल जाएंगी तो पारुल को कौन संभालेगा? पारुल कल से अपनी माँ के साथ जाएगी। मैं तो बहुत खुश हूँ माँ, बाकियों की तरह हम बहनें भी स्कूल जाएंगी। जानकी कमाए हुए पैसे से अपनी बेटियों के लिए वर्दी, बस्ता, कलम, किताबें खरीद लाती है और बचे पैसे से घर के खाली खत्ते भर देती है। समय गुजरता जाता है। देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन बबीता बोलती है, माँ, पारुल अब हम हेमा रेखा के साथ रहने लगी है, इसलिए कल से स्कूल से आने के बाद मैं और सरिता भी आपके साथ मलबा ढोएंगी। इससे 4 पैसे ज्यादा आएंगे तो हम इस तंग बस्ती से बाहर निकल पाएंगे। ठीक है बेटी। अब अगले दिन से बबीता और सरिता स्कूल की पढ़ाई के बाद अपनी माँ के साथ मलबा ढोने में जुट जाती हैं। समय गुजरता जाता है, जिसके साथ पारुल भी स्कूल जाने लगती है। अपनी माँ को मगन होकर मेहनत करने की छवि मन में बसाए 5 बहनें पढ़ाई करती और 12 साल बीतने के बाद 5 बेटियां बड़ी हो जाती हैं। देख रही हो जानकी बहन, अब तो बबीता और सरिता ने तुम्हारा कंधा पकड़ लिया। हाँ भाई साहब, बस अब परवरिश का भार तो पूरा हुआ, मगर हर क्षण मन में डरा बसा रहता है कि कहीं मुझ बदनसीब माँ का परछावा मेरी 5 बेटी पर ना पड़े, क्योंकि समाज दहेज की लोभियों की ललक से भर गया है कि बिना पैसे के अच्छे रिश्ते कहाँ मिलते हैं। जानकी बहन चिंता न करो, भाई कहा है तो भाई पर भरोसा भी करो। मैं तुम्हारी बेटियों का घर बसाने में भरसक मदद करूंगा। ये सुनकर उस गरीब माँ का टूटा हुआ मन खुशी से भर आता है और वह बोलती है, शुक्रिया भैया, आप इस दुखियारी द्रौपदी के लिए कृष्ण की छवि हैं।
सतलाल अपनी रिश्तेदारी में सरिता और बबीता की शादी के लिए रिश्ते तलाशता है और भगवान की दया से उनकी शादी की बात सतलाल के सालों पुराने दोस्त जगलाल के दोनों बेटे संकेत और शुभ से जम जाती है। जानकी, जगलाल को सरिता बबीता जच गई। दोनों बेटे सरकारी मुलाजिम हैं। बिटिया राज भोगेगी। जानकी घर आकर अपनी 5 बेटियों के बीच बबीता सरिता की शादी की बात रखती है। क्या सचमुच माँ दीदी की शादी होगी? हाँ मेरी बच्चियों, तुम्हारी दोनों दीदी दुल्हन बनने जा रही हैं। तो क्या हमारी बहनों की बारात इस बस्ती में आएगी? नहीं, आज की रात इस बस्ती में हम 5 माँ बेटी की आखिरी रात है। मैंने बाहर किराए पर कमरा लिया है, वहाँ भली सुविधा है। इस तरह वह दिन भी दस्तक देता है जब दोनों बेटियां सरिता और बबीता की शादी हो जाती है। जाओ मेरी बेटियों, एक खुशहाल जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। ऐसे ही समय बीत जाता है, मगर उस माँ के कदमों को अभी थमने की इजाजत कहाँ थी। उसके कंधों पर अभी 3 बेटियों को ब्याहना था। कुछ महीनों के बाद उसकी तीसरी बेटी रेखा की शादी भी सुदेश से तय हो जाती है। रेखा बेटी, तुझे सुदेश पसंद है ना? माँ आपकी बेटी अपनी माँ पर आंख बंद करके भरोसा करती है। मुझे सुदेश पसंद है। इस तरह गुजरते दिनों के साथ शादी का दिन एक बार फिर दस्तक देता है। अपनी बेटी रेखा को दुल्हन बन देखकर वह गरीब माँ बोलती है, कितनी सुंदर लग रही है मेरी बिटिया। ऐसा लग रहा है जैसे तेरे चेहरे पर चंदा का नूर उतर आया है। बस भगवान मेरी बेटियों के माथे की लाली बनाए रखे, उन पर कभी आंच न आए, यही इस माँ के टूटे दिल की दुआ है। माँ, बारात आ गई। इस तरह वह गरीब माँ अपनी तीसरी बेटी की भी शादी कर देती है। पारुल और हेमा किशोरी थी, जिसे इस माँ को कमाने का बड़ा अवसर मिल गया। क्या सर्दी क्या बरसात, उस माँ के कदम कभी घर में नहीं टिके। आखिरकार उसने अपनी चौथी और 5वीं बेटी का ब्याह भी देख लिया। माँ, आप भी हमारे साथ चलिए ना, इस घर में अब बचा ही क्या है। हमारे जाने के बाद आप अकेली पड़ जाएंगी। मेरी बच्ची, अगर तुम्हारी माँ भी तुम्हारे साथ चली गई तो समाज के सूबेदारों का मुझ पर उंगली उठाने का अवसर मिल जाएगा और इस गरीब माँ की मजबूरी और मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। क्यों माँ? जो माँ हमें अपने खून से सींचती है, हमें खिलाने के लिए खुद भूख की भट्टी में दिन रात जलती है, उन बेटियों को अपनी माँ के दूध का कर्ज उतारने का मौका क्यों नहीं दिया जाता? क्यों वो बड़े होने के बाद अपने मायके में ना रहने के लिए मोहताज हो जाती हैं? बेटी, ये तो दस्तूर है जिसके कारण हर आंगन की सोन चिड़ैया अपने मायके को सूना करके ससुराल संजोती है। जाओ मेरी बच्चियों। इस तरह वह गरीब माँ अपने भूख, आराम, नींद, दूध और खून की आहुति देकर अपनी 5 बेटियों को जन्म देती है। उनके भूख मिटाने के लिए भिखारिन की उपाधि भी हंसकर झेलती हुई अपनी बेटियों को ससुराल भेजने का सपना भ्रमित नहीं होने देती, बल्कि उसे पूरा कर दिखाती है, जो एक माँ की अपार ममता को उजागर करता है। निर्मला अपने बेटे अंकित और 5 बेटियां शेफाली, आंचल, राखी, सुषमा, स्वाति के साथ रहती थी और उसकी 5 बेटियां ही कामचोर थी, पर फैशन रिलेटेड सारी बातों की जानकारी रखती थी, भले ही खाने में नमक स्वादानुसार डाला जाए या न डाला जाए। ऐसे ही एक सुबह निर्मला उठकर घर का सारा काम कर लेती है, नाश्ता बना देती है और कहती है, अरे मोरी मैया, मेरी तो कमर टूट गई। 5 लड़कियां शादी लायक हो गई हैं, लेकिन मजाल है अपनी माँ का काम में हाथ बटा दे। गधे घोड़े कुत्ते की तरह बेड पर पसरी होंगी जरूर। पहले अंकित को उसका जिम शेक दिया हूँ, वरना चिल्लाएगा। ऐसा कहकर निर्मला अपने बेटे के कमरे में जाती है, जहाँ वो पुशअप लगाते हुए शादी की बात करता है और निर्मला कहती है, ये तू किस लड़की से शादी करने की बात कर रहा है? कुछ नहीं माँ, अरे अच्छा हुआ आप आ गई। मुझे शेक ही चाहिए था। अरे माँ। हाँ, इतनी बूढ़ी माँ के पास काम ही क्या है? तुम 6 के 6 बच्चों के आगे पीछे ही तो घूमती रहूंगी। मेरी तो कोई जिंदगी ही नहीं है। और ये तेरी 5 बहनों ने नाक में दम करा रखा है और एक तू है। अरे माँ, आप मुझे क्यों सुना रही हो उनकी बातें? एक लात मारकर जगा दो ना उन्हें। बस, मैंने सोच लिया है, अब और काम नहीं कर सकती। तेरी शादी करा दूंगी गुणवान लड़की देखकर। माँ, मेरे लिए कोई लड़की ढूंढे, उससे पहले मुझे अनीता को मनाना ही होगा। ये कहते ही निर्मला उन 5 महारानियों के पास पहुंच जाती है और बहुत उठाने पर भी न उठने पर वो उनकी चादरें खींच लेती है। फिर 5 उठकर एक साथ कहती हैं, क्या है माँ, आप सोने क्यों नहीं देती हो चैन से? 10 मिनट में तैयार होकर नहीं आई तो उसके बाद ब्रेकफास्ट नहीं दूंगी। क्या
नहीं नहीं माँ, ऐसा मत करो, मैं अभी तैयार होती हूँ। मैं भी। माँ देखना आप, मैं इन चारों से पहले तैयार हो जाऊंगी। तभी झट से पांचों तैयार होकर ब्रेकफास्ट करने पहुंच जाती हैं और कहती हैं, कान खोल कर पांचों की पांचों सुन लो, कल लड़की वाले आ रहे हैं तुम्हारे भाई को देखने, तो इस घर को चमका देना। पांचों मिलकर सफाई, खाना, चद्दर, पर्दे बदल देना, बाहर गार्डन ठीक कर देना। माँ ये तो बहुत सारा काम है, तुम पांचों मिलकर कर लेना। जल्दी से भाभी आ जाएं इस घर में, मेरा तो बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता, मैं तो हिलूंगी भी नहीं। अरे वाह मेरी नकारा निकम्मी कामचोर आलसी बेटियां, भाभी के आने की खुशी भी है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा घर का, पर ये मत भूलो कि एक दिन तुम्हें भी ससुराल जाना होगा। माँ हम शादी नहीं करेंगे, और कर भी ली तो वहाँ नौकरानी तो बिल्कुल नहीं बनेंगे। ये बात सुनते ही निर्मला को अपनी नकचड़ी बेटियों का एहसास हो जाता है कि वो अपनी होने वाली भाभी को कितना तंग करेंगी। ऐसे ही अगले दिन 5 बहनें मिलकर घर का सारा काम कर लेती हैं, पर काम चोरी करके। पर्दे अलग अलग रंग के टंगे थे, खाना भी किसी में नमक मसाले कम तो किसी में ज्यादा, तो घर की साफ सफाई भी आधी थी। ये देखकर निर्मला अपने सिर पर हाथ रखकर कहती है, गलती हो गई जो मैंने तुमसे बोला, काम चोर कहीं की। ये कहते ही निर्मला सारा काम अच्छे से संजो देती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलती है तो देखती है उसका भाई शादी के जोड़े में अपनी पसंद की एक दुल्हन लाया है। हे राम, माँ जल्दी आइए, लड़की वाले क्या लड़की बहू बनकर आ गई, देखिए भैया ने शादी कर ली। तभी शेफाली की आवाज सुन पांचों बाहर आकर अंकित को दूल्हा बने देखकर हक्की बक्की रह जाती हैं और निर्मला अपनी छाती पीटकर कहती है, हे भगवान, ये तूने क्या मुझे दिन दिखा दिया। अंकित बेटा तूने क्या किया? मतलब मैंने कल जो सुना था वो सच? तू किसी लड़की से शादी करने की बात कर रहा था, तुझे अपनी माँ की पसंद का तो ख्याल रखता। हाँ, मैं कल अनीता के बारे में ही बात कर रहा था, और आप मेरी शादी कराए इससे पहले मैंने ही कर ली। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। माँ घर का बहुत अच्छे से ये ख्याल रखेगी। अंकित, ये पांचों तुम्हारी बहनें हैं? हाँ अनीता। हे भगवान, मेरी 5 नंद हैं, पता नहीं मेरा क्या होगा। हाँ तो भाभी आपको खा थोड़ी रहे हैं जो इतना डरा हुआ फेस बना रही हो। अरे बस बस रुको बहू, मैं तुम्हारी आरती उतारूं। तभी निर्मला आरती की थाल लाकर अपनी बहू की आरती उतारती है और गृह प्रवेश करती है। 2 दिन आराम से कटते हैं। तीसरे दिन जब राखी उसे लिपस्टिक लगाते हुए देखती है तो चुरा कर लिपस्टिक लगाकर आईने में देखकर कहती है, अरे वाह, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। तभी लिपस्टिक लगाकर भाभी के सामने जाती है तो अनीता कहती है, अरे ये तो मेरी लिपस्टिक शेड है। नंद जी, तुमने मुझसे बिना पूछे ये क्यों लगाई? आपको लगाते हुए देखा और मन किया तो लगा लिया। इतना क्यों रिएक्ट कर रही हैं आप? क्योंकि तुमने बिना पूछे सामान लिया। कितनी घमंडी है, इसकी बातों से मुझे इस वाली नंद का तो पता चल गया। पता नहीं बाकी की चारों कैसी होंगी। अरे भाभी, जरा मुझे आलू के पराठे बनाकर कमरे में ला दो, मैं आ नहीं पाऊंगी। आई नंद जी, महारानी है क्या कहीं की जो कमरे में लाकर दूं? तभी अनीता उसको आलू के पराठे बनाकर देती है और घर का सारा काम खत्म करके बेड पर बैठती है। बहुत थक गई, अब आराम करूंगी थोड़ी देर। तभी स्वाति सुषमा आकर कहती हैं, भाभी मुझे फ्रेंड के साथ शॉपिंग पर जाना है, जरा मेरी ये ड्रेस अच्छे से प्रेस कर दीजिए। और भाभी मेरे सारे कपड़े गंदे हैं तो इन्हें भी धो दीजिए। भाभी इनको काम छोड़िए, मेरे पेट में दर्द है, पहले खिचड़ी बना कर दीजिए। नहीं भाभी, पहले मेरा काम करो। नहीं, पहले मेरा। अरे बस करो, 2 हाथ है मेरे, टाइम लगेगा काम करने में। ये सब होता हुआ निर्मला देखकर कहती है, अरे वो कोई मशीन नहीं है जिसके 10 हाथ हो और तुम्हारा काम चुटकियों में कर दे। थोड़ा तरस खाओ अपनी भाभी पर, इतनी बड़ी ऊटनी हो गई हो, खुद से काम नहीं होता क्या? अरे जब भाभी आ गई हैं तो हम क्यों काम करें? अरे क्या भैया से शादी करके तो यही आई हैं, तो घर के काम कौन करेगा ये सारे? वैसे भी मैंने तो नील एक्सटेंशन करवाया है, मैं तो किसी काम को हाथ नहीं लगा सकती। और मुझे खिचड़ी बनानी नहीं आती। नास पीटी कहीं की, बेटियों अपनी भाभी पर बोझ नहीं, काम में हाथ बटाने वाली बनो। पांचों घमंडी, ना सॉरी बोलना था ना काम में हाथ बटाना, सिर्फ घर में ऑर्डर देती रहेंगी कमरे में बैठकर। कोई बात नहीं माँ जी, कर देती हूँ मैं। तभी अनीता एक एक करके तीनों का काम कर देती है। ये तो बस शुरुआत थी।
वक्त गुजरता है और पांचों नंद उस पर हावी हो जाती हैं। कभी उसे कोई आवाज लगाता है तो कभी कोई बेचारी भाभी को तंग करता है। उन्होंने उसकी रेल बना रखी थी, एक पल की फुर्सत नहीं लेने देती थी उसको, और घमंडी इतनी थी कि कोई काम खराब करके उसकी माफी मांगना या बताना भी मुनासिब नहीं समझती थी। एक दिन अनीता को ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करना नहीं आ रहा था, तो उसने शेफाली की मदद मांग ली और ऑर्डर कर दिया। जिसके बाद शेफाली कहती है, भाभी आप कितने भी पढ़े लिखे हो लेकिन आपको टेक्नोलॉजी का यूज करना तो अभी तक नहीं आता। एक ऑनलाइन चीज ऑर्डर कर नहीं पाई, देखा तुम चारों ने। भाभी थैंक यू बोलना नहीं आता क्या? अब जब तुम मुझे नहीं बोलोगी, हंसती रहोगी, तो मैं कहाँ से बोलूं? मुझे घमंड नहीं है, मेरी चीज है, बिना पूछे तुम यूज करती हो। तुमने कभी थैंक यू तक नहीं बोला, पूछना तो दूर की बात। सभी पांचों नंदे हंसने लग गईं और ये होता हुआ देख निर्मला उन पांचों बेटियों को बहुत डांटती है, जिससे वो अपने कमरे में चली जाती हैं और कहती हैं, ये पांचों ऐसे नहीं सुधरेंगी जब तक इनकी शादी ना करा दूं। घर के काम करेंगी तब अपनी भाभी की बात समझ पाएंगी। तभी निर्मला अपनी बहू बेटे से नंदू की शादी की बात करती है, जहां अंकित अपनी 5 बहनों के लिए होनहार लड़का ढूंढ लेता है। कुछ ही दिनों में पांचों की एक साथ शादी हो जाती है। विदा होने के बाद पांचों को अपने ससुराल में बहुत काम करना पड़ता है। पांचों एक साथ 1 महीने बाद अपनी माँ से मिलने आती हैं तो आंखों में आंसू लिए गले लगकर कहती हैं, माँ, भाभी, आप हमें माफ कर दो, हमसे बहुत सारी गलती हुई है। अब पता चला ससुराल में कितना काम करना पड़ता है। हाँ भाभी, हम आपको कितना परेशान करती थी। मेरी नंद तो बिल्कुल मेरे जैसी है, बिना पूछे चीजें लेती है। भाभी हमें माफ कर दीजिए, हमें अकल आ गई है, हमारा घमंड टूट चुका है। अरे अरे मेरी प्यारी नंदो, आपको पछतावा हो रहा है, यही काफी है। चलिए, मैंने आप पांचों के लिए फेवरेट डिश बनाई है। चलो, आखिरकार मेरी पांचों बेटी लाइन पर आ गईं। इस तरह पांचों ननद अपनी भाभी की काम में मदद और तारीफ करती